हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर का एपिसोड 2। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक गांव को दिखाया जाता है, फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक शॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। वो राह चलते लोगों की झूठी तारीफ कर रहा होता है और लोग उसकी कर रहे होते हैं। तो फिर हमें अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके सामने जिन्या बैठा होता है, और आज के बाद हम लोग इसे जिन्या ही बोलेंगे। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जेंसी आ जाता है। तो फिर तो जेंसी आके बोलता है क्या यही है वो आदमी? तो फिर वो आदमी बोलता है मैंने इसे काफ़ी बता दिया है, बाकी का तुम संभाल लो। फिर उसके बाद वो चला जाता है। तो फिर जेंसी आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर जिन्या से पूछता है, तो जिन्या बोलता है मेरा नाम जिन्या है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो जेंसी बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि बॉस ने अभी तक तुम्हें कितना बताया है? तो जिन्या बोलता है उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक बेटी और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर कुछ दिनों से एक डीमन उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और वो उसे मरवाना चाहता है। तो जेंसी बोलता है उन्होंने तुम्हें बस इतना ही बताया, उन्होंने तुम्हें ज़रूरी चीज़ तो बताई ही नहीं। अच्छा छोड़ो, बात कुछ ऐसी है कि उनकी एक बेटी है जिसका नाम नात्सू है, तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनना है जो इस साल 13 साल की हो जाएगी। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर कुछ बात ऐसी है कि 3 दिनों से उसे एक डीमन परेशान कर रहा है जो उनकी विंडो के बाहर खड़ा होकर यही बोलता है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तो बेसिकली देखा जाए तो वो नात्सू को किडनैप करना चाहता है क्योंकि वो सोचता है कि वो इसकी बेटी है। तभी वहाँ पे नात्सू आ जाती है और जेंजी को बोलती है ये सब बातें बंद करो वरना मैं पापा को बोल दूंगी। और फिर वो जिन्या को देख के बोलती है क्या यही है वो लड़का जो मेरा बॉडीगार्ड बनने वाला है? कुछ ज़्यादा जवान नहीं है? तो फिर उसके बाद जिन्या अपना इंट्रोडक्शन देने जा ही रहा होता है। तो नासु बोलती है कुछ ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। नाजी बोलता है इतनी हार्शली बिहेव मत करो माय लेडी। तो नासु बोलती है ये पक्का कोई ढोंगी ही होगा जो बस यहाँ पे पैसे लेने आया होगा, इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो जानजी बोलता है कि आपके पापा ने इसे पर्सनली हायर किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ढोंगी होगा। नासु बोलती है तुम चुप रहो, मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हम इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले और जल्दी से इसे यहाँ से निकाल दो। तो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो नात्सु सो रही होती है। तो वहाँ पे जेंजी आता है। तो फिर नात्सु बोलती है तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जेंजी बोलता है वेल मैं सोच रहा हूँ कि आपने कैसे उस बॉडीगार्ड को अपने से दूर कर दिया इतनी आसानी से, तो मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगा तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ उस डीमन को दूर रखने में। तो उसके बाद नात्सु बोलती है तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम्हें भी मेरे बात का कोई भरोसा नहीं होगा, तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि मैं झूठ कह रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे पापा को भी मेरे पे भरोसा नहीं है, वरना वो ऐसे किसी झूठे को हायर क्यों करते। तो इसके बाद जेंजी बोलता है ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है, आपके पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। फिर उसके बाद नात्सु को वही डीमन की आवाज़ आने लगती है। तो जेंजी बोलता है क्या हुआ आपको? तो नात्सु बोलती है मेरी मदद करो, वो यहाँ पर आ चुका है। तो फिर जेंजी बोलता है कि आप ये क्या कह रही हो? फिर उसके बाद जेंजी को भी उस डीमन की आवाज़ आने लगती है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। फिर उसके बाद जब वो पीछे देखता है तो वो डीमन सच में क्रिएट होने लगता है। तो फिर उसके बाद नात्सु बोलती है क्या हुआ जेंजी? तो जेंजी बोलता है कि अपने रूम में रहिएगा, बाहर मत आइएगा। तो नात्सु जब बाहर झाँकती है तो वहाँ पर वो डीमन को देखती है। तो फिर उसके बाद जेंजी की तरफ वो डीमन आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। पर वहाँ पे फिर जिन्या आ जाता है और उस डीमन का हाथ काट देता है। फिर उसके बाद वो जिन्या उस डीमन से उसका नाम पूछता है, पर वो डीमन कुछ नहीं बोल रहा होता है और वही बोल रहा होता है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तो फिर जिन्या उसे पूरा काट देता है, फिर वो काले धुएं में गायब हो जाता है। तो फिर उसके बाद नात्सु बाहर आती है। तो जेंसी पूछता है आप ठीक तो हो ना? तो नात्सु जिन्या को देख के बोलती है तुम तो वही हो ना? तो जिन्या बोलता है तो आप मुझे मेरी एक्सपर्टीज़ के लिए कितना पे करने वाली हैं? तो फिर उसके बाद जेंसी बोलता है अच्छा क्या ये डीमन मर गया? तो उसके बाद जिन्या बोलता है जब कोई डीमन मरता है तो वाइट धुएं में गायब हो जाता है। तो फिर उसके बाद जेंसी बोलता है मतलब तुम्हारे कहने का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ? तो जिन्या बोलता है कि हाँ वो वापस आ सकता है। तो फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब जेंसी बैठा हुआ होता है और जिन्या उसके पास बैठा हुआ रहता है। जेंसी कहता है कि जैसा कि आपने कहा था कि वो डीमन फिर से आ सकता है, तो मुझे बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या आप आज रात भी बाहर पहरा दे सकते हो? तो जिन्या बोलता है ठीक है, पर क्या आप मुझे नात्सु के बारे में और बता सकते हो, क्योंकि वो डीमन बार बार मुझे मेरी बेटी लौटा दो बोल रहा था, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो जिन्या बोलता है कि नात्सु के पेरेंट्स के मरने के बाद बॉस ही उसका पालन पोषण कर रहे हैं, पर नात्सु बिल्कुल भी बुरी नहीं है, वरना बॉस उसे कभी भी अडॉप्ट नहीं करते। मैं सच कहूँ तो बॉस की भी ज़िंदगी में कम दुख नहीं है, उनकी बीवी को डीमन ने खा गया था, उनका जो बेटा था वो भाग गया था जिसे आज तक दोबारा कभी देखा नहीं गया। तो बॉस इन सब का सारा दोष डीमन को ही देते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें नात्सु को बड़ा करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब नात्सु और उसके पापा साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर उसके पापा कहते हैं वैसे वो जो न्यू बॉडी
बॉडीगार्ड है उससे सारी चीज़ें ठीक तो चल रही हैं ना। तो नात्सु कहती है मैंने सुना है कि वो ही क्योदा है और मुझे वो उतना भी बुरा नहीं लग रहा और मुझे आप पे भरोसा है और मेरे लिए इतना देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो उसके पापा कहते हैं कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, कोई भी अच्छे पेरेंट्स यही करते हैं। तो फिर उसके बाद नात्सु कहती है वैसे पापा मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपने उसे हायर ही क्यों किया। तो फिर उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि आजकल डीमंस के बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रहे थे कि डीमन फैलते जा रहे हैं, पर उसके साथ ये भी अफवाह फैल रहा था कि एक जवान योद्धा है जो उसे एक बार में मार देता है। नात्सु कहती है अच्छा तो फिर वो वही है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुमने सही कहा, वो किसी भी डीमन को मार सकता है जब तक उसे अच्छा पेमेंट मिले। तो मुझे वो भरोसे के लायक लगा और बॉडीगार्ड में तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छा बॉडीगार्ड कोई नहीं मिल सकता। तो नात्सु कहती है मतलब आपको मेरी बातों पे भरोसा था जब मैंने कहा था कि मुझे डीमन दिख रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमें बात का सीन दिखाया जाता है जब नात्सु अपने पापा की गोद में होती है और वो सोच रही होती है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भूतों की कहानी होती है अलग अलग तरीक़ों की, पर मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। पर मुझे इनके लिए बहुत बुरा लगता है कि इनकी बीवी को भी डीमन ने खा गया और इनकी बेटी को भी डीमन ने किडनैप कर लिया और इन्हें आज भी लगता है कि इनका बेटा वापस आएगा, इसीलिए इन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया, एक लड़की को नहीं। और लोग भी हमेशा यही बातें करते रहते हैं और यही बात नात्सु को परेशान कर रही होती है। तो फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो नात्सु अपने रूम में होती है और बाहर जेंजी और जेनिया बैठा हुआ होता है। फिर उसके बाद नात्सु बाहर झाँकती है तो जेंजी बोलता है कि आपको बाहर ऐसे नहीं आना चाहिए, आपको अपने रूम में रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद नात्सु बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जेंजी। तो उसके बाद जेंजी कहता है कि मैंने कल कुछ नहीं किया था ना, इसलिए आज मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है मैं मजाक कर रहा था। तो उसके बाद नात्सु कहते हैं कि वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसके बाद जेंजी कहता है कि आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती क्या बस इस बार। फिर उसके बाद नात्सु कहती है कि अगर तुम मुझे कहीं भी अच्छी जगह पे घुमाने लेके जाओगे तब मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो जेंजी बोलता है तब तो मैं इजी पीजी कर दूंगा। तो फिर नात्सु जिन्या को देखकर बोलती है ओए तुम्हारा कोई नाम है क्या। तो जिन्या बोलता है जिन्या। तो फिर उसके बाद नात्सु बोलती है तो ठीक है आज से मैं तुम्हें जिन्या ही बोलूँगी, ठीक है। मेरे पापा को तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है इसीलिए मैं भी तुम पे थोड़ा सा भरोसा कर रही हूँ। तो जिन्या कहता है कि ऐसा लगता है कि आप अपने पापा को बहुत ज़्यादा मानती हो। तो फिर नात्सु बोलती है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लाया और मुझे एक घर दिया तो मैं उसकी शुक्रगुजार क्यों ना रहूँ। तो जिन्या बोलता है कि वो भी आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। तो फिर नात्सु बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है क्या। तो जिन्या बोलता है इससे मुझे एक बात याद आई उनके खोए हुए बेटे के बारे में। तो फिर नात्सु बोलती है मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता उनके बेटे के बारे में जो यहाँ से भाग गया है। तो फिर उसके बाद जिन्या बोलता है अच्छा मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो। तो फिर उसके बाद नात्सु बोलती है अच्छा मुझे ये बताओ क्या ये पॉसिबल है एक डीमन और एक इंसान साथ में बच्चा पैदा कर सके। तो फिर जिन्ना बोलता है हाँ। तो फिर नात्सु बोलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी डीमन की बेटी होंगी। तो फिर उसके बाद जिन्ना बोलता है कि वो डीमन आपके पेरेंट नहीं है। तो फिर उसके बाद नात्सु बोलती है तुम्हें ये बात कैसे पता। तो जिन्ना बोलता है क्योंकि मैं उस डीमन को जानता हूँ, हमारी साथ में कुछ बात हुई थी जैसा कि आपने देखा, तो मैं उसे देखकर साफ बता सकता हूँ कि वो आपके पेरेंट नहीं है। तो इसके बाद नात्सु बोलती है सच में ऐसी बात है क्या। तो जिन्ना बोलता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्या आप लोग को पता है कि डीमन पैदा कैसे होते हैं। तो जेंजी बोलता है जाहिर सी बात है वो भी ऐसे ही पैदा होते होंगे जैसे कोई इंसान पैदा होता है, या मैं गलत हूँ। तो फिर जिन्ना बोलता है डीमन बहुत सारे तरीक़ों से पैदा हो सकते हैं, कभी कभी दो डीमन साथ में मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, कभी कभी कोई डीमन मज़े के लिए किसी इंसान के साथ गलत करता है तब पैदा हो जाता है, या कभी कभी कोई डीमन ऐसे ही पैदा हो जाते हैं किसी के इमोशन से, जैसे कि जलन की भावना, नफरत, ऑब्सेशन, भूख, ये सब जब ज़्यादा बढ़ जाए फीलिंग्स तो ये सब एक सॉलिड फॉर्म ले लेती है। और जो डीमन कुछ भी से नहीं बनते वो फीलिंग से ही बनते हैं। तभी वहाँ पर वो डीमन आ जाता है। तो फिर जिन्या उसके पास जाकर उससे उसका नाम पूछता है, तभी वो डीमन कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो फिर जिन्या उसे मारकर उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर उसके बाद जेंजी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, उसे मारो, उसके ऐसे ऊपर मत बैठे रहो। तो जिन्या बोलता है क्या आप चाहती हो कि मैं इसे मार दूँ। तो जेंजी बोलता है ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ, उसे मार दो। तो फिर उसके बाद जिन्या बोलता है मैं नात्सु से पूछ रहा हूँ क्या आप चाहती हो कि मैं इसे मार दूँ, अगर मैं इसे अभी काट भी दूंगा तब भी ये दोबारा आ जाएगा। तो नात्सु बोलती है पर क्यों। तो जिन्ना बोलता है क्योंकि ये आपकी इमोशन से पैदा हुआ है, ये आपकी इच्छाओं से पैदा हुआ है। आप अपने प्यारे पापा की अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहती हो, आप चाहती हो कि वो आपको अपनी अपनी बेटी की तरह ट्रीट करे, और इन्हीं सब के बीच में आपको एक डीमन परेशान करने लगता है जो ऐसी चीज़ बोल रहा है जो कोई नहीं सुनना चाहता क्योंकि ये आप चाहती हो, है ना। तो फिर उसके बाद नात्सु बोलती है अब मैं समझ गई, इसीलिए इमोशन इतना ज़्यादा गंदा दिखता है। तो फिर उसके बाद जिन्ना कहता है मैं इसे कितनी बार भी काट दूँ ये हमेशा वापस आ जाएगा, इससे कंट्रोल करने के लिए आपको
आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा। तो नात्सु कहती है मैं ये कैसे करूँ, मुझे नहीं पता। फिर जिनता कहता है बहुत सिंपल है, बस मुझे कह दो इसे मार देने के लिए। तो फिर नात्सु सोचती है मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी उन चीज़ों के लिए जो मैं नहीं देखना चाहती थी, और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा बस किसी से प्यार पाने के लिए। और मुझे ये भी नहीं पता था वो मेरे लिए ऐसा फील करते हैं। लोगों की बातें सुनकर मुझे और बुरा लगता था। इन शॉर्ट बताओ तो ये लड़की सोचती थी कि इसका बाप इससे प्यार ही नहीं करता। तो फिर उसके बाद नात्सु सोचती है क्या मेरा दिल इतने गंदे इमोशन से भरा हुआ है, तब तो रियल मॉन्स्टर मैं हुई ना। नात्सु कहती है उसे नहीं मुझे मार दो। तो जैनजी कहता है यहाँ पर बस डीमन को मारने की बात हो रही है, आपको नहीं। और भले ही आपकी फीलिंग से बना हो पर इसमें आपकी गलती नहीं है, या सबसे ज़्यादा अभी वो ज़रूरी नहीं है। मेरा भरोसा करिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके और आपके पापा के बारे में सब जानता हूँ। आप दोनों एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी आपको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। बस आप लोगों को अपनी फीलिंग को कन्फेस करने नहीं आता। बस बात इतनी है कि आप लोगों को बस अब एक दूसरे के सामने सच बोलना होगा फेस टू फेस, असली फैमिली की तरह। तो फिर उस टाइम नात्सु अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है जिन्या इसे मार दो। तो फिर जिन्या इसे एक बार में ख़त्म कर देता है, फिर वो वाइट धुएं में बदल जाता है। तो फिर उसके बाद जैनजी पूछता है क्या ये इस बार मर गया। तो उसके बाद जिन्या हाँ मैं सही लाता है। तो फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब नात्सु सो रही होती है और जिन्या बाहर खड़ा होता है। तो फिर वो देखता है कि वो डीमन फिर से क्रिएट होने लगता है। तो फिर जिन्या कहता है मुझे पता था कि अगर ये डीमन बस नात्सु की फीलिंग से बना होता तो जिस टाइम उसने अपना फीलिंग्स पे कंट्रोल किया उसी टाइम ये मर जाता, पर ये नहीं मरा था और ये फिर से क्रिएट हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो डीमन फिर से पूरी तरीके से क्रिएट हो जाता है। तो फिर जिन्या सोचता है वजह ये है कि ये डीमन बार बार मुझे मेरी बेटी लौटा दो बोल रहा है, ये बस नात्सु की फीलिंग की वजह से नहीं, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। और ये जिस बेटी की बात कर रहा है वो बेटी वो है जो जियोजो की वाइफ ने जिस बच्चे को जन्म दिया था। इस टाइम ये सुजुने की बात कर रहा है और ये जो डीमन जिन्या के सामने अभी खड़ी है वो जिन्या की माँ की भावनाओं से बनी हुई है। तो फिर उसके बाद जिन्या कहता है मैं सच कहूँ तो मेरे अंदर आपके लिए अभी कोई भी मेमोरीज नहीं बाकी है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे एटलीस्ट अपना नाम तो बता दो ताकि आपको शांति मिल सके। तो ये सब बातों के बाद वो डीमन टूट टूट के गिरने लगता है। फिर जिन्या कहता है लोगों को प्रेजेंट में जीना चाहिए पर वो हमेशा पास्ट में फंसे हुए रहते हैं। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ मुझे अपना नाम बता दो। तब भी वो डीमन एक ही बात कह रही होती है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तो फिर जिन्या इस टाइम उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह का सीन दिखाया जाता है जब जैनजी और नात्सु जिन्या के सामने खड़े हुए रहते हैं और जिन्या कहता है अभी तक आपने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। फिर वो नात्सु को बोलता है ना नात्सु। तो फिर नात्सु हिचकिचा के बोलती है हाँ। तो फिर जिन्या बोलता है कि कुछ बोल दो वरना तुम चाहते हो कि और डीमंस तुम्हारे पास आए। तो फिर नात्सु कहती है नहीं मैं समझ गई, अब से मैं चीज़ों का ध्यान रखूंगी पर इसमें मुझे थोड़ा सा भी टाइम लगेगा और तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर जिन्या कहता है अपना टैंक्स बचा के रखो, मुझे मेरा इनाम मिल चुका है, वैसे भी ये तो मेरी ड्यूटी ही थी ना। तो फिर उसके बाद जिन्या कहता है कि बस ये मेरा तरीका था अपना कर्ज चुकाने का। तो फिर नात्सु बोलती है कैसा कर्ज। तो फिर उसके बाद जिन्या कहता है ज़रूरी नहीं है जब जो बड़ा हो तभी वो मैच्योर हो, कभी कभी वक्त भी किसी को मैच्योर बना देता है। जब मैं छोटा था तब मैं वही मानता था जो मैं देखता था, कभी कभी चीज़ें उससे अलग होती है जैसा हम देखते हैं, पर उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा छोटा था कि मैं ये समझ पाता और मैं ये सब कुछ छोड़कर भाग गया। तो बस मैं अभी ये सब करके उसी की भरपाई कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद नात्सु कहती है मैं कुछ नहीं समझ पा रही जो भी तुम कह रहे हो। तो जिन्या कहता है मेरे कहने का मतलब है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पापा तुम्हारी तरफ काइंडनेस दिखाते हैं तुम्हें उसे रिटर्न करना चाहिए। तो फिर उसके बाद नात्सु कहती है तुम कोई नहीं होते हो मुझे ये बताने वाले। तो फिर उसके बाद जिन्या स्माइल करता है और फिर गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ पर नात्सु के पापा आते हैं तो वो आकर बोलते हैं क्या वो चला गया। तो फिर जैनजी बोलता है कि हाँ वो चला गया, आपको भी थोड़ी सा पहले आना चाहिए था और उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। तो फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़रूरी था, वैसे भी मुझे पता था कि वो अपना काम कर ही देगा, जब मैंने उसे देखा था तभी मैंने बता दिया था। तो उसके बाद जैनजी कहता है कि नात्सु को तो ये बात बाद में पता चली थी पर आपको उस पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों था। तो फिर वो कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है, एक पेरेंट को हमेशा अपने बच्चों पे भरोसा होता है। तो जैनजी बोलता है क्या कहा आपने। तो फिर वो कहते हैं फालतू की बातों पे अपना दिमाग मत लगाओ और जाओ अपने काम पर जाओ। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यही जिन्या का बाप है और जिन्या इसी का भगौड़ा बेटा है जो सुजुने के साथ बचपन में भाग गया था। वैसे मैं सच कहूँ तो सुजुने मुझे पसंद है गाइस, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, उस बेचारे की तो कुछ गलती भी नहीं थी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो छोड़ो। फिर उसके बाद उसके पापा भी जाने लगते हैं। तो फिर नात्सु बोलती है कि रुकिए पापा, मैं कह रही थी कि ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। नात्सु के पापा कहते हैं ये तो
तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तो फिर नात्सु कहती है वो किसी ने मुझे कहा कि आप जो मुझ पे काइंडनेस दिखाते हैं मुझे वो आपको रिटर्न करनी चाहिए। तो फिर नात्सु के पापा जिन्या की तरफ देखते हैं जो अब जा चुका होता है। फिर वो स्माइल करते हैं, फिर वो नात्सु को बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स का काइंडनेस सबसे अच्छे से तभी रिटर्न कर सकता है जब वो ज़्यादा टाइम तक जिए। तो तुम्हें वही करना चाहिए मुझे खुश करने के लिए। तो फिर उसके बाद वो जाने लगते हैं। तो फिर नात्सु कहती है फिर भी पापा रुकिए, कुछ तो होगा ना जो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ किसी चीज़ में। तो फिर हमें जिन्या को दिखाया जाता है जो अपने आगे के सफ़र में चल रहा होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।